Hello, all students. I welcome you all to my platform e-political science. और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो यूनिट है 6th यूनिट, जिसमें मैंने क्लास में बताया था कि इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लोकपाल एक टॉपिक है। और उसी इश्यूज एंड डिबेट्स में आरटीआई भी पढ़ना है, सिटीजन्स चार्टर भी पढ़ना है। तो बेसिकली यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सब टॉपिक्स हैं। मैंने ऑलरेडी ही वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स जो आए हैं उनको एक्सप्लेन करके उसका फॉर्मेट बताया हुआ है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस एंड द केस स्टडी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। दैट पार्ट ऑल्सो आई हैव कवर्ड। वो प्लीज़ आप विज़िट करके जो भी उसमें स्लाइड्स बने हैं, पीपीटीज बने हैं और हमने डिस्कशन किए हैं, वो सारा फॉलो करना। और ये जो टॉपिक है आज का, वो इसलिए मैंने इस पे फोकस किया है क्योंकि स्टूडेंट्स हैड डिमांडेड दिस टॉपिक एंड इट वाज लेस कवर्ड इन देयर जो भी उनके पास है कंटेंट। तो इसलिए बेसिकली जो फीचर्स तो हर जगह मिल जाते हैं और फीचर्स पे ही ज़्यादा स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि फीचर्स आने से पहले ये क्या इसका बैकग्राउंड था और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, फैक्टर्स थे, या फैक्ट्स भी कह सकते हैं कुछ संदर्भों में, जिसे हमें ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा हमारा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सब टॉपिक लोकपाल पे। ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। अकाउंटेबिलिटी में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लोकपाल। ओके, तो मैंने जो बताया है, आप ऑलरेडी ये 3-4 वीडियोस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बन रखे हैं उसे आपको जाना है, वॉच करना है इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। क्योंकि कुछ मैंने बायलिंगुअल में बनाया है, कुछ स्लाइड्स इंग्लिश में भी हैं, पर बायलिंगुअल बोला है मैंने। अगर वहाँ समस्या आ रही है तो आप प्लीज़ एक कमेंट डाल सकते हैं, और हो सकता है मैं फिर कुछ अगर मटेरियल्स मेरे को हिंदी मिलेंगे तो मैं उसे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। तो let's start today's discussion on the background, that why Lokpal and Lokayukta bill became act, क्यों आया, क्या इम्पोर्टेंस था, और बहुत हद तक जो इसकी पृष्ठभूमि जो है इसको हमें समझना पड़ेगा, और समझने के साथ साथ हमें इसके बारे में फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे, लोकपाल की अवधारणा की शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारत में पूर्व कानून मंत्री अशोक कुमार सेन 1960 के दशक की शुरुआत में संसद में संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव रखने वाले पहले भारतीय बने। तो ये जो फैक्ट है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। मैंने क्लास में बताया है कि ओम्बड्समैन का जो कंसेप्ट है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आया है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। अब यहाँ लोकपाल का भी जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में भी वे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा हिंदी में बच्चों को ज़्यादा समस्या होती है, तो मैं थोड़ा इस बार ध्यान रखी हूँ कि हिंदी में थोड़ा मैं ज़्यादा उसको वो करूँ। बाकी इंग्लिश में भी चीज़ें ऑलरेडी बनी हैं और मैं साथ के साथ बाइलिंगुअल भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखेंगे तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटी करप्शन से रिलेटेड है या एथिक्स से रिलेटेड है, इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, तो कुछ हद तक चीज़ों को हमने वहाँ से बोरो किया है। तो भारत में हम क्या कहेंगे कि भारत में पूर्व कानून मंत्री द्वारा ये जो है पूरी जो आधार है उसकी शुरुआत की गई। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने 1963 में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द शब्द पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, शब्द पे, क्योंकि ये जो शब्द है कई बार होता है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया। एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कहाँ से लिया गया। तो क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का टारगेट नहीं है, एक अच्छा आंसर लिखना है। लोकपाल पे अगर आता है तो पृष्ठभूमि पे भी फोकस करना है। तो लोकपाल और लोकायुक्ता के जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यहाँ से लिए गए हैं। अब बाद में क्या हुआ, 1966 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने
केंद्र और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे, 2 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्राधिकरणों की स्थापना के संबंध में सिफारिशें पारित की। और जब ये सिफारिशें हुई कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, दोनों के ही लेवल पे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे रहेगी चीज़ें तो क्या होगा, वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, पर्कुलेट नहीं होगी आगे तक, क्योंकि जो करप्शन है उसका लेवल कहीं पे भी हो सकता है और बेसिकली उसकी शुरुआत नीचे से ही ज़्यादा होती है। तो हम कैसे डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ये पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को, इसकी शुरुआत भी आप देख सकते हो कि एआरसी ने किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की क्या सिफारिशें थी, क्या उन्होंने कहा, तो एआरसी पे मैंने बोला है कि जो प्रथम एआरसी आया था और जो दूसरा एआरसी आया था, दोनों के रिकमेंडेशंस प्लीज़ इस पूरे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से देख लें, उसके पॉइंटर्स बना लें, पढ़ लें उसको। फिर नेक्स्ट हम आएंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद लोकपाल विधेयक 1968 में लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया। तब से यह विधेयक कई बार लोकसभा में पेश किया गया लेकिन निरस्त हो गया। ये मैंने आर्गुमेंट्स भी किए हैं और समझाया भी, बताया भी है कि कुछ ऐसे बिल्स रहे हैं जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, लोकपाल बिल और पंचायती राज बिल भी काफ़ी शुरुआत समय से डिस्कशन हुआ, पर पारित होते होते इन्हें बहुत समय लग गया। तो उसमें लोकपाल बिल और वुमेन रिजर्वेशन बिल काफ़ी इस पूरे बिल ने पूरा बहुत समय ले लिया, क्योंकि लोकपाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एंटी करप्शन जो है हम कह सकते हैं एक संस्था है, और इसका गठन मतलब पार्लियामेंट द्वारा पारित हो के कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर हम पूरा बैकग्राउंड देखें तो कितनी बार ये बिल आके ये जो है इसको रद्द कर दिया गया, और इस वजह से ये जो है संवैधानिक बनते बनते, संविधान का पार्ट बनते बनते रह गया, पार्लियामेंट में पारित नहीं हो पाया। तो 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्र आयोग ने NCRWC ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की। अब 2002 में जो एम.एन. वेंकटचलैया द्वारा नेशनल कमीशन रिव्यू फॉर वर्किंग कमेटी का एक वो हुआ था, गठन हुआ था, उसमें भी लोकपाल और लोकायुक्ता की नियुक्ति की सिफारिशें की गई, रिकमेंडेशंस दिए गए। तो आप देखिए कितने पड़ाव हैं जो कि इतने पुराने समय से शुरू हुए हैं और चले आए, और कब ये पारित हुआ, तो कितना ऐतिहासिक रहा, और इसके पीछे पीछे किस तरह के जो हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, उसको अच्छे से आपने फोकस करना है। तो 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, इसका आपका जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया, उसमें जो सिफारिशें आई हैं और भी संदर्भों में आई हैं, सिर्फ लोकपाल और लोकायुक्ता के संदर्भ में नहीं थी, और भी संदर्भों में थी, तो उसे भी आपने पढ़ना है, क्योंकि आपका पेपर पूरा जो है काफ़ी ब्रॉड है, तो हर पर्सपेक्टिव में हमें देखना है इसे। अब NCRWC के जब 2002 के जो सिफारिशें थी, उसके बाद 2005 की जो ARC की दूसरी की जो सिफारिश आई, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा ये पूरे जो सिनेरियो है लोकपाल के पारित होने में। नेक्स्ट है अन्ना हज़ारे आंदोलन। अब अन्ना हज़ारे आंदोलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे हम अन्ना हज़ारे मूवमेंट भी कहते हैं, कुछ हद तक हम कह सकते हैं सत्याग्रह से भी जोड़ सकते हैं, सोशल मूवमेंट से भी जोड़ सकते हैं। तो ये क्यों ऐतिहासिक रहा, जिसे इंडिया रामलीला मैदान में हम, और ये बहुत बड़ा जो है आंदोलन साबित हुआ, और इसे हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC आंदोलन के रूप में भी हम इसे जाना जाता है। और हम देखते हैं इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने इनका नेतृत्व किया था, और गांधीयन भी थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, तो जिन्होंने लोकपाल के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के निर्माण की मांग के लिए अप्रैल 2011 में भूख हड़ताल शुरू की थी।
और ये बहुत बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो कैंपेन था, और बहुत सा मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े थे और वो लोग भी आगे आए, प्रोमिनेंट नेम थे इस पूरे आंदोलन के अंदर, बहुत ऐतिहासिक रहा। तो ये थोड़ा सा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उस पर भी आपने थोड़ा अच्छा तैयार कर लो, ताकि आप जो है बैकग्राउंड इसका अच्छे से कवर करो। और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं लिखना है, बहुत डिटेल में भी नहीं लिखना, क्योंकि लोकपाल पे जब क्वेश्चन आएगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है, लोकपाल पे अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपने फिर ये सारा जो बैकग्राउंड है लिखना है, लेकिन ब्रीफ में डिस्कस करना है। ठीक है, और अगर शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं तो वैसे भी आपका क्वेश्चन तो थोड़ा सा 200 या 250 वर्ड्स का हो जाता है। तो ये पूरा आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे अच्छा सा तैयार कर लो। अगर लॉन्ग में आता है तो आप एटलीस्ट 1-1.5 पेज तो आराम से ये पूरा बैकग्राउंड पे लोकपाल का लिख सकते हो। देन अब इस आंदोलन की सफलता के कारण, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट डाउन, इस आंदोलन की सफलता के कारण भारतीय संसद में ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया और 2013 में यह कानून बन गया। तो बार बार हम लोग ये कहते हैं कि ये 2013 का एक्ट है, लोकपाल और लोकायुक्ता, एक सेंट्रल लेवल पे है, एक केंद्र के स्तर पर है और एक राज्य के स्तर पर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये 2013 का जो ये कानून है उसके क्या प्रावधान है, क्या उसकी कंपोजिशन है, कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं, क्या कार्यवाही करते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो मेन पॉइंटर्स मैंने बताया कि एंटी करप्शन जो है इंस्टीट्यूशन है, दूसरा ये इंटीग्रिटी और एथिक्स को चेक करती है, तीसरा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, जवाबदेही इंश्योर करती है। किसकी जवाबदेही इंश्योर करती है? तो सिविल सर्वेंट की जवाबदेही इंश्योर करती है। तो इसी जो पूरा इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपके C&D में एक है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, जब मैं आपका नया वीडियो बनाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से जो सिविल सर्वेंट है उनका रिलेशनशिप पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ कैसा है और कैसा होना चाहिए, और जब से ये सिविल सर्विसेज सेवा की शुरुआत हुई तब से कैसा रहा हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, सरकारों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो इसका सब पार्ट है वो है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट। तो ये मैंने दो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट डिबेट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, बट स्टिल सिंस दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट और कई बार जो है क्लैरिटी नहीं है कि हम जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट में एग्जैक्टली क्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरह से आंसर लिख रहे हैं, उसका आउटलुक क्या होगा। तो बेसिकली इफ़ यू हैव एनी डाउट up till now for whatever I've covered, I'm repeating, I've covered the syllabus, what all the syllabus is there, how you have to go about with your syllabus. Secondly, I have covered the previous year's questions with the structure of the answers. Then thirdly, I have covered the very important case study of e-governance, that is Digital India Mission, उसको आप अच्छे से करो। ठीक है, और अभी मैंने लोकपाल के जो पूरा बैकग्राउंड है और उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है उसको भी समझाने की कोशिश की है, और इसमें आंसर्स हम कैसे लिखेंगे। और बेसिकली थोड़ा फोकस ज़्यादा मेरा रहा है इसमें हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समस्या आती है, कई बार अगर कंटेंट नहीं हो पाता तो वो बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स को इलेबोरेट नहीं कर पाते, और किताबों में भी कंटेंट की जो है वो मैटर है वो कम मिलता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून with this platform of ePolitical Science, and if you like it, please like, subscribe, and do put your comments, share with your friends. Stay connected and stay blessed, and all the best for your papers. I think papers are just about to begin, so within that series only, so that कि तुम्हारा रिविज़न हो जाए, आप लोगों का रिविज़न हो जाए, तो जितना मेरे संभव हो पाएगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वो मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।